आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। शुरुआत करते हैं यूपी की बड़ी खबरों से। कानपुर में इश्कबाज दारोगा ने खाकी को शर्मसार करने वाले कारनामे को अंजाम दिया। उनकी एक युवती से अभद्र बातचीत की चैट वायरल हुई है, जिसके बाद दारोगा की आशिकी उनको ही महंगी पड़ गई, क्योंकि लड़की से अश्लील चैट करने के आरोप में आशिक मिजाज दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि दारोगा शुभम सिंह ने रात 3 बजे लड़की को व्हाट्सएप मैसेज भेजा, जिसमें उसने लिखा, मैं घर पर अकेला हूं, तुम मेरे घर पर आ जाओ। फिर लड़की ने कहा, यह अच्छी बात नहीं है, मैं नहीं आ सकती। तो दारोगा ने कहा, अरे मैं तुमको खा थोड़ी जाऊंगा। इस चैट के वायरल होने के बाद डीसीपी रविंद्र कुमार ने दारोगा की प्रारंभिक जांच के आदेश दिए, जिसके बाद दारोगा शुभम सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। थाना गोविंद नगर क्षेत्र के एक सब इंस्पेक्टर का एक चैट सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा एक महिला से अभद्रता से बात की जा रही है। इसमें प्रथम दृष्टया जांच से आरोपों की पुष्टि हो रही है, जिसकी वजह से प्रारंभिक जांच सब इंस्पेक्टर के अगेंस्ट की जा रही है और सब इंस्पेक्टर को डीसीपी साउथ शहर के द्वारा सस्पेंड भी कर दिया गया है। इस पूरे मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कानपुर नगर पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो सीधा रुक करते हैं उपेंद्र का, जो इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए उपेंद्र, आशिक मिजाज दारोगा का ये चैट अब सामने आया है, जिसके बाद दारोगा को अब सस्पेंड भी कर दिया गया है। कब से ये पूरा खेल चल रहा था आशिकी का? जी, आपने जिस तरीके से युवती ने जो चैट को लेकर जो जनता लगा चौकी इंचार्ज जो शुभम सिंह उनके ऊपर जो आरोप लगाया है, उस आरोप को लेकर पूरी तरीके से जो है कहीं ना कहीं अगर बात की जाए सोशल मीडिया को लेकर आला अधिकारियों ने जो दरोगा है उसके ऊपर जो है कार्रवाई कर दी। कार्रवाई के बाद अगर सस्पेंड की कार्रवाई पूरी तरीके से कर दी, पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए अभी इस चीज को लेकर अगर ऐसे ही पीड़ित की अगर सुनवाई नहीं की जाएगी, पीड़ित को रात को 3:30 बजे बुलाने का मतलब क्या है, ये एक बड़ी कार्रवाई है। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं एसीपी साहब को जो है इसकी जांच दी गई है। देखिए उपेंद्र, देखिए अब दारोगा को तो सस्पेंड कर दिया गया है, आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? अगर बात की आगे की कार्रवाई को लेकर के पीड़ित की तहरीर के आधार पर जो है जो मुकदमा बनने के जाएगा, उसके बाद जो है दरोगा पर जो है जिन धाराओं में मुकदमा लिखा जाएगा उसके बाद जो कार्रवाई करेगी। और आपको दिखा देगा जिस जिस जगह में खड़ा हुआ ये वही रतन नगर चौकी है, जिस जगह पर दरोगा जो है तैनात था। और इस शुभम सिंह उसको लेकर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो इसको लेकर के आसपास के क्षेत्रों को साफ पीड़ितों को साफ करना है कि जो दरोगा है वो रसूखदार दरोगा था, उसका साफ कई लोगों से बातचीत करने का तरीका काफी गलत नजर आ रहा था। बिल्कुल, देखिए उपेंद्र, खाकी को शर्मसार कर देने वाली तो वाकई ये खबर कानपुर से है, जहां एक दारोगा लड़की से लगातार अभद्र व्हाट्सएप पर मैसेज करता रहता है। लड़की ने जब शिकायत दर्ज कराई तो उसने क्या कुछ शिकायत में प्रमुख बातें थी जो बताई है कि कितने समय से ये दारोगा परेशान कर रहा था? जी, अगर बात की जाए जो परेशान की लेकर के, क्योंकि जो युवती थी उसके मामा के साथ मारपीट के बाद अगर जिस तरीके से जो गुमशुदगी के लिए ये युवती जो है चौकी पे आई थी, पीड़ित जो आई थी, उसने तहरीर दी। तहरीर के आधार पर जो है रात में 3:30 बजे लगभग इन लोगों की चैट जो है रात 11 बजे से लेकर के रात 3:30 बजे तक चलती रही दरोगा जी की। और उसके बाद जो युवती है उसकी चैट गाँव चलती है कंटिन्यू। उसको लेकर कहीं ना कहीं जो बात की जाती है दरोगा जी की, उस रात के 3:30 बजे युवती को अपने घर बुलाने का मकसद क्या था। अब उसके बाद चैट को लेकर कई अश्लील बातें हुई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बात किया तो खाकी जो है काफी जो है शर्मनाक हो रही है। बिल्कुल, धन्यवाद उपेंद्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए। दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए तो देखिए आशिक मिजाज दारोगा ने युवती के साथ अभद्र जो चैट है वो व्हाट्सएप पे की थी, जो अब सामने आई है, जिसके बाद अब फिलहाल कार्रवाई करते हुए दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। तो डीसीपी साउथ ने दारोगा शुभम सिंह को निलंबित भी कर दिया है। युवती की तहरीर देने के बाद दारोगा पर यह कार्रवाई की गई है, जहां दारोगा काफी रसूखदार बताया जा रहा था, लेकिन जब ये चैट सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उसके बाद तुरंत दारोगा पर एक्शन हुआ और उसे निलंबित कर दिया गया है। तो देखिए 2024 के लिए बड़ी तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है। अगले हफ्ते बीजेपी की 3 बड़ी बैठकें होंगी। दरअसल बीजेपी की सभी बैठकें दिल्ली में होंगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये बैठक करेंगे। तो 2024 के लिए बीजेपी तैयारी में जुट चुकी है। बड़ी बैठकें होनी है आगामी कुछ दिनों में और अगले हफ्ते बीजेपी की 3 बड़ी बैठकें होंगी, जिसकी अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में अगले महीने ये बैठक होनी है। संगठन
प्रधानमंत्री के साथ हर क्षेत्र में प्रमुख नेताओं के साथ ये बैठक होगी। 6, 7 और 8 जुलाई की वो तारीख निर्धारित की गई है जब बीजेपी के ये बड़ी और महत्वपूर्ण बैठकें होंगी। आम चुनाव से पहले बीजेपी की 6, 7 और 8 जुलाई को देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता जेपी नड्डा करते हुए नजर आएंगे। तो 2024 के लिए बड़ी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। अगले हफ्ते बीजेपी की 3 बड़ी और अहम बैठकें होनी है, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करते हुए नजर आएंगे। तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक करेंगे, साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में अगले महीने बैठक होनी है। सीधा रुख करते हैं विभांशु का, जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, आम चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और अगले महीने 6, 7 और 8 को कई महत्वपूर्ण बैठकें होनी है। ये सभी बैठकें कहां पर होंगी विभांशु? की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अगले महीने यानी कि जुलाई के पहले सप्ताह में बड़ी बैठक करेगी। अगर बात की जाए तो ये बैठक अलग अलग क्षेत्रों में की जाएगी। अभी इसका स्थान निर्धारित नहीं किया गया है। इसमें अगर बात की जाए तो पूर्वी क्षेत्र के नेताओं के साथ 6 जुलाई को बैठक करेंगे जेपी नड्डा। बात की जाए तो संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ 7 जुलाई को अगर बात करें तो उत्तरी क्षेत्र के नेताओं से मुलाकात करेंगे और 8 जुलाई को दक्षिणी क्षेत्र के नेताओं से मिलेंगे। तो इन 3 बैठकों से कहीं ना कहीं देखा जाए तो देश भर के अंदर में ये आयोजित की जाएंगी। 3 क्षेत्रों को 3 पार्ट में बैठक की जाएगी। अलग अलग राज्यों का एक समूह बनाकर 3 ऐसे सेट बनाए जाएंगे, उसके आधार पर बैठक की जाएगी। बैठक में अगर बात की जाए तो संगठन मंत्री के साथ हर एक क्षेत्र के प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे, प्रदेश प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। और 2024 के लिहाजा से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से ये बैठक काफी खास है, काफी अहम है, क्योंकि इस बैठक के बाद से भारतीय जनता पार्टी आगामी के जो उनके निर्धारित कार्यक्रम बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए विभांशु, आम चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की हर एक बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और जिस तरीके से अगले महीने के पहले हफ्ते में यानी कि जुलाई में भाजपा के महत्वपूर्ण बैठकें होनी है, किस तरीके से रोड मैप तैयार किया जाएगा इस बैठक के जरिए विभांशु? जी निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी अगर देखे तो चुनावी मोड में आ चुकी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगातार कार्यक्रम कर रही है। 1 महीने पूरे होने वाले हैं महाजनसंपर्क अभियान के। अगर बात की जाए तो इस बैठक से साफ तौर से 2024 के चुनाव को अपने पाले में करने का प्रयास होगा। अब इस बैठक के आधार पर कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का अगर देखा जाए तो कॉमन सिविल कोड को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चाएं चल रही है, देश के अंदर में राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हुई है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी डोर टू डोर जाकर और यूसीसी के समर्थन में और यूसीसी के फायदे बताते हुए नजर आएंगे। और इस बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी अगर देखा जाए तो पूरी तरह से लोकसभा चुनावियों में डूब जाएगी। उसके साथ ही साथ लगभग 4 से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है, वहां की भी दृष्टि से कहीं ना कहीं ये बैठक काफी खास है। बिल्कुल, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, स्मृति ईरानी ने 27 व्यापारियों को चेक वितरित किया है। तो अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जगदीशपुर पहुंची, जहां कार्यक्रम में मौजूदा जिले के व्यापारियों ने उनका स्वागत भी किया है। इस दौरान स्मृति ईरानी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। स्मृति ईरानी ने 27 व्यापारियों को चेक वितरित किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा उपायुक्त उद्योग के प्रयास से ये जो ऋण है वो वितरित किया गया है। तो कार्यक्रम में व्यापारियों को चेक वितरित करती हुई नजर आई हैं केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने 27 व्यापारियों को चेक भी बांटे हैं, जिसकी तस्वीरें भी लगातार प्राइम टीवी आप तक पहुंचा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा उपायुक्त उद्योग के प्रयास से जो व्यापारी हैं उनको ऋण वितरित किया गया है। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के जगदीशपुर पहुंची। केंद्रीय मंत्री होने के साथ ही स्मृति ईरानी सांसद भी हैं और कार्यक्रम में मौजूद जिले के व्यापारियों ने उनका बेहद ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। वही कार्यक्रम की शुरुआत स्मृति ईरानी ने दीप प्रज्वलित करते हुए की है। तो स्मृति ईरानी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस दौरान स्मृति ईरानी ने 27 व्यापारियों को चेक वितरित किए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा उपायुक्त उद्योग के प्रयास से ये ऋण वितरित किया गया है। इस दौरान 27 व्यापारी ऐसे हैं जिनको ऋण वितरित किया गया है और ये कार्यक्रम अमेठी के जगदीशपुर में आयोजित हुआ था, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची थी। तो
कार्यक्रम में जिले के व्यापारियों ने उनका बेहद ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। स्मृति ईरानी ने दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की है। आपको बताते चले कि स्मृति ईरानी ने 27 व्यापारियों को चेक भी वितरित किया है। तो चेक भी स्मृति ईरानी ने 27 व्यापारियों को बांटे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा उपायुक्त उद्योग के प्रयास से किया गया ऋण वितरित। तो वही उदयपुर में बीते साल हुए कन्हैया लाल दर्जी की हत्या पर लगभग 25 से 30 करोड़ की लागत से फिल्म बनेगी, जिसका टीजर भी रिलीज हो चुका है। बताया जा रहा है कि नवंबर में बड़े पर्दे पर कन्हैया लाल साहू की हत्या की कहानी दिखाई देगी, जिसका नाम ए टेलर मर्डर स्टोरी है। तो कन्हैया लाल दर्जी की हत्या को लेकर के अब एक फिल्म बनाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल अब वो फिल्म तैयार भी हो चुकी है, जिसका टीजर रिलीज हो चुका है और बेहद ही जल्द अब वो बड़े पर्दे पर भी रिलीज हो जाएगी। तो कन्हैया लाल दर्जी की हत्या का मामला बीते साल हम सभी ने देखा था कि कुछ लोग दर्जी की दुकान पर जाते हैं कपड़े सिलवाने के बहाने, बेहद ही बर्बरता के साथ जो दर्जी है उसकी हत्या कर देते हैं, जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया कि दर्जी हत्याकांड पर यह फिल्म बनेगी। कन्हैया लाल दर्जी की हत्या का ये पूरा मामला था। तो वही लखनऊ में जानकीपुरम के सेक्टर जे स्थित सृष्टि सरगम अपार्टमेंट के सामने विकास प्राधिकरण का नया कारनामा सामने आया है, जहां 50 लाख रुपए की कीमत के बने नाले में कूड़ा भर रहा है, जिससे 900 मीटर से लंबे नाले में पानी का निकास नहीं हो पा रहा है। बताया जा रहा है कि लखनऊ जन कल्याण महासमिति के उपाध्यक्ष विवेक शर्मा ने IGRS के माध्यम से इसकी शिकायत की है, जिसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण जोन 5 के अधिशासी अभियंता राजकुमार मौके पर पहुंचे और उन्होंने नाली की साफ सफाई कराने का आदेश दिया है। प्राधिकरण का भी यह नया कारनामा सामने आया। दरअसल बीते दिनों भी डीएम ने एक बैठक के जरिए डिफॉल्टर लिस्ट में नगर निगम और LDA का नाम शामिल किया था और अब इस पूरे बैठक को 24 घंटे का समय भी नहीं हुआ है कि एक बार फिर से विकास प्राधिकरण का एक नया कारनामा उजागर हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।